हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। कोरोना काल के इस कठिन दौर में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब नियमित रूप से हैंड वॉश कर रहे होंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा सम्मान कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी के कक्षा 12 के अध्याय 12 जिसका टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये दूसरा भाग है, पिछला भाग आप देख चुके होंगे। तो इस भाग में जिन विषयों पर, जिन टॉपिक्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका मुख्य टॉपिक है 12.2 चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया में जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से थेरापेटिक्स हैं, या हम कहें पुनर्योगज प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा जो दवाएं विकसित की गई हैं, वो पूरी दुनिया में इनकी संख्या लगभग 30 है। उनमें से 12 ऐसी हैं जो अपने देश यानी कि भारत में प्रचलित हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवाएं अधिक प्रभावकारी होती हैं उनकी तुलना में जो दूसरे जीवों से प्राप्त करके और मनुष्यों में प्रयोग की जाती हैं। उसमें एलर्जी की भी संभावना है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन ऐसी दवाएं जो इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं वे ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं, ज़्यादा अच्छी प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग मेडिसिन्स में कैसे होता है। तो मेडिसिन में सबसे पहली बात आती है कि 12.2.1 जो सब टॉपिक है, आनुवंशिका निर्मित इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि इंसुलिन का प्रयोग किसके काम आता है, किस लिए ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने नाम सुना होगा डायबिटीज़ का, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। शुगर की बीमारी का इंसुलिन से क्या संबंध है, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये ब्लड स्ट्रीम है जिससे हमारा रुधिर स्रावित होता है, ठीक है। और ये मान लेते हैं पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि बीटा सेल पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस पैंक्रियाज से कि बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है कब, जब हमारे भोजन में ग्लूकोज की मात्रा हो और भोजन करने के बाद हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि भोजन में जब ग्लूकोज होता है तो वो हमारे रुधिर में आ जाता है पाचन के बाद। तो जब यह इसकी मात्रा, ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है भोजन करने के बाद। तो इसके बाद इस पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, और आ जाता है रुधिर में। रुधिर में आने के बाद जैसे यहाँ पे सेल्स हैं, ये सेल है, और सेल के बीच में ये ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो ये जो ग्लूकोज हैं ये इसके अंदर जाते हैं, किसमें? सेल में जाते हैं। तो ध्यान रहे कि इंसुलिन का यहीं पर प्रयोग होता है। इंसुलिन एक तरह से जैसे दरबान होता है ना, दरबान गेट खोलता है। आप किसी घर में जाएं तो दरबान गेट खोलता है, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इस सेल में यह ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। इंसुलिन के कारण ही इस ग्लूकोज को, ब्लड के ग्लूकोज में सेल के अंदर जाने का परमिशन मिलता है, अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर इंसुलिन का उपयोग जान लीजिए कि इंसुलिन के कारण ही जो ग्लूकोज है वह सेल्स में पहुँचता है और सेल उसका उपयोग करने में सक्षम होता है।
अब डायबिटीज मेलिटस ये दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको जान लीजिए क्या है। टाइप 1 डायबिटीज उसको कहते हैं जिसमें इस पैंक्रियाज को नष्ट कर दिया जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। कहने का मतलब शरीर को लगने लगता है कि ये तो कोई बाहर की चीज है, बाहरी चीज है, ऐसा समझ के हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इसको फॉरेन मटेरियल समझ के इस पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है। तो जब बीटा सेल नहीं रहेगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और तब बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में पहुंच नहीं पाएंगी, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, शोषण कैसे होगा। तो ऐसे कंडीशन में टाइप 1 में सिर्फ एक रास्ता बचता है कि बाहर के बने हुए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। ध्यान रहे, यहाँ पर कैप्सूल नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है मैं आगे भी चर्चा करता हूँ कि इंसुलिन का इंजेक्शन ही क्यों दिया जाए, कैप्सूल क्यों नहीं या टैबलेट क्यों नहीं। और जो टाइप 2 होता है डायबिटीज़ का, ये मोस्टली 40 साल के बाद के लोगों को होता है, खराब खान पान की आदतों के कारण या फिर मोटापे के कारण। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मोटापे में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं और जो बॉडी का इंडेक्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मास इंडेक्स जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यूँ समझिए जैसे एक जिले का एक डीएम होता है और उसी को पूरे प्रदेश, एक ही डीएम को पूरे प्रदेश के सभी जिलों को अगर कार्यभार दे दिया जाए तो उसके पास ओवरलोड हो जाएगा। कुछ वैसा ही होता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, फिर जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं, अर्थात एक रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट और प्रतिरोधी हो जाता है। तो टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है लेकिन सेल्स तक पहुंच नहीं पाता, तो कुछ दवाओं की मदद से उनको सेल्स तक पहुंचाने में मदद की जाती है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं वे अगर अपने खान पान की आदतों को सुधार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, समय पर भोजन करें और शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन करें, तो जो टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो इंसुलिन, जैसे अगर भारत की बात करें तो हमारे देश को आने वाले समय में डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं लेकिन आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट हो। 40 के ऊपर ज़्यादातर भारतीय लोगों में ऐसा पाया जा रहा है, चाहे वो आनुवंशिक कारणों से चाहे खान पान के कारणों से वो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो अब इस कंडीशन में ज़रूरत किस बात की होती है, इंसुलिन की। तो अब इतनी बड़ी मात्रा में इंसुलिन कहाँ मिले? तो पहले क्या करते थे कि स्लॉटर हाउस से जो गाय होती है उससे बोवाइन इंसुलिन निकाल लेते थे या पिग से निकाल लेते थे, पोर्काइन इंसुलिन निकालते थे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि यह इंसुलिन कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न करती थी, कुछ लोगों को सूट नहीं करती थी यह इंसुलिन। तो यह इसका विकल्प कैसे तलाशा गया? इसका विकल्प तलाशा गया एक अमेरिकन कंपनी ने जिसका नाम है एली लिली, ह्यूमुलिन का निर्माण किया। इसी इंसुलिन को जब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करते हैं तो उसका नाम ह्यूमुलिन दिया गया, ह्यूमुलिन बनाया, जो कि एक इंसुलिन ही है। ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहा जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। तो ये इसका पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। फ्रेडरिक सेंगर ने इसका स्ट्रक्चर खोजा था और इंसुलिन जो होती है तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ए होता है, दूसरा इसका बी होता है और तीसरा ये सी होता है। ये प्रो इंसुलिन में होता है, यह स्ट्रक्चर प्रो इंसुलिन में होता है। लेकिन
बाद में जब इसका मैचुरेशन होता है, बाद में प्रो इंसुलिन जो बनता है वो यही बनता है, जिसमें 3 होते हैं, ए, बी और सी। ए में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, बी में 30 होते हैं, तो ये टोटल 51 हो गया। और जो मैच्योर्ड होते हैं वो उसमें केवल ए और बी ही होता है, सी नहीं होता है, सी बाद में निकल जाता है। ध्यान रहे, ये ए होता है और दूसरा जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी होती है और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा आप सब कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिनके द्वारा ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं और ये मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। इसको इन्होंने एली लिली कंपनी ने बनाया कैसे? इन्होंने किया क्या कि जनरली क्या होगा कि किसी एक जीन से ये बनेंगे ए, बी और सी, ये तीनों पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। उन्होंने क्या किया कि जो ए है यह जिस जीन से बनता है इसको एक बैक्टीरिया में डाल दिया। मान लेते हैं इस बैक्टीरिया का नाम ए है, तो उसमें ए जीन डीएनए का यह भाग जो इसको बनाता है इसको इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट मिलने लगा? ए पार्ट मिलने लगा, हमको ए मिल गया, ठीक है, ये ए मिल गया। और जो दूसरा बी है इसको दूसरे बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया, ध्यान रहे कि यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई, इसी बैक्टीरिया से इसको बनाया गया था, ई कोलाई, इसको इसमें डाल दिया। और ये बी जो श्रृंखला है इसके प्लाज्मिड से इस यहाँ पे प्राप्त होने लगा, तो ये बी श्रृंखला से बी प्राप्त हो गया, तो ए मिल गया, बी मिल गया। और बाद में लैब में इन दोनों को यहाँ पे ला के और आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ के और एक इंसुलिन का निर्माण कर लिया और फिर इसका इंजेक्शन बना के मार्केट में सप्लाई कर दिया। ये किया गया। अब एक प्रश्न जो कि एनसीईआरटी में पूछा गया है कि आप जरा सा विचार करें कि इंसुलिन को ओरली यानी कि मुख के द्वारा यानी कि कैप्सूल के रूप में दिया जा सकता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, और ये ऐसा हार्मोन है जो कि 51 एमिनो एसिड का बना है। एमिनो एसिड यानी कि ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन, हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का बना है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड की बनी होती है। सारी प्रोटीन्स अमीनो एसिड की बनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं 51 अमीनो एसिड की प्रोटीन होता है कौन? इंसुलिन। तो अगर हम इंसुलिन को मुंह से खाएंगे तो चूंकि यह प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे पाचन के दौरान ये विघटित हो जाएगी, टूट जाएगी, तो हमारे रुधिर में जो पहुंचेगी वो अमीनो एसिड पहुंचेगी, इंसुलिन नहीं पहुंचेगी। इसलिए मजबूरी होती है कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन को अपने ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करें। हालांकि जो अभी नई रिसर्च चल रही हैं उसमें ये प्रयास किया गया है कि यह जो है कैप्सूल के अंदर जाए, जिससे बार बार इंजेक्शन, हर दिन इंजेक्शन लगाना काफ़ी पीड़ादायक होता है, जिससे कैप्सूल के रूप में इसको हमारे शरीर में पहुंचाया जा सके और छोटी आंत में वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में पहुंच जाए और अपना काम करे। इस बात पर रिसर्च हो रही है, कुछ उसमें सफलता भी मिली है। तो इस तरीके से इंसुलिन का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिकली इंजीनियर्ड तरीके से इंसुलिन को बनाया गया, जिसमें एक बार मैं फिर बता दूं कि इस कंपनी ने 1983 में एली लिली, जो कि अमेरिकन कंपनी ने, कैसे बनाया कि इसमें 3 हिस्से होते हैं, ए, बी और सी। ये प्रो इंसुलिन में होता है, सी का कोई इस्तेमाल नहीं, सी को बाद में अलग कर दिया जाता है। तो क्या किया कि ए जिस जीन से ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है उस जीन को एक बैक्टीरिया में डाला, जिस जीन से बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है बी को दूसरे बैक्टीरिया में डाला, क्योंकि बैक्टीरिया में यह सिस्टम नहीं होता कि ए और बी को बनाए और फिर उसको जोड़ के हमें कंप्लीट इंसुलिन दे। उनमें यह मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी ज़रूरत के लिए ई कोलाई का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसुलिन हमको चाहिए होता है।
और सी जो है चूंकि उसका उपयोग होता नहीं, बाद में इसको अलग कर दिया जाता, तो सी पॉलीपेप्टाइड को जहां कहां था छोड़ दिया गया और ए और बी से प्राप्त जो पॉलीपेप्टाइड है उसको हम अलग से जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा मैच्योर इंसुलिन या इनकॉर्पोरेटेड इंसुलिन का निर्माण करके हम उसको इंजेक्शन के रूप में तैयार कर लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं और यह डायबिटीज के मरीज के लिए वरदान साबित हुई। उस चीज से भी छुटकारा मिल गया जो कि गाय या सुअर से जो प्राप्त होती थी, जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी, वह इसमें नहीं रह गई। तो इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ह्यूमुलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन तैयार किया जो आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन है। इसके बाद बात करते हैं जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा की। देखिए, हम में से कोई भी बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है? पहले बीमारी की जांच करता है। बीमारी की जांच के लिए वो क्या करता है? बीमारी की जांच के लिए वो करता क्या है? आपके ब्लड का सैंपल लेता है, यूरिन का सैंपल लेता है, स्टूल की जांच करता है, जैसी बीमारी का जैसा भी डाउट हो वो इन सब चीज़ों की जांच करता है। ये परंपरागत तरीके हैं। जीन थेरेपी में क्या होता है कि यदि किसी रोगी की बीमारी का कारण उसका जीन है, यानी कि उसको माता या पिता से कुछ खराब जीन्स मिल गए, तो उस जीन की पहचान करके उस जीन को निकाल के जो सही जीन होता है उसको उसमें डाल दिया जाए। सिंपल सी बात है। जीन थेरेपी में यही चीज़ आती है कि जीन थेरेपी में हमको खराब जीन की से थेरेपी करनी, खराब जीन को निकाल के उसमें जो सही जीन है उसको हमें लगा देना है जीन थेरेपी में। तो इसका उदाहरण, एक सबसे बढ़िया उदाहरण देते हैं कि कैसे ये किया गया। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी है। सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि जीन चिकित्सा का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया? तो 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की पर यह जीन थेरेपी सबसे पहले किया गया। इन 1990 4 वर्ष की एक लड़की पर यह जीन थेरेपी सबसे पहले किया गया। उसमें हुआ क्या था? ध्यान दें, यह बीमारी जिसको हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, यह एक गंभीर बीमारी है और आनुवंशिक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। इसमें क्या करते हैं, क्या होता क्या है कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, हमारे WBC का एक प्रकार है जो बोन मैरो में सारी WBCs बनती हैं, तो वह जो लिम्फोसाइट होती है वह ADA यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम बनाती है। यह एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन त्रुटिवश लिम्फोसाइट में ADA बनाने वाला जीन नहीं पाया जाता या त्रुटिपूर्ण होता है, जिसके कारण यह एडिनोसिन डीएमिनेज बन नहीं पाता। तो ऐसे में क्या करते हैं? ऐसे रोगी किसी बच्चे को या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से लेके हम उसका बोन मैरो लेके और उसको ट्रांसप्लांट कर देते, तो बोन मैरो से WBC बनेगी, उस WBC में ये लिम्फोसाइट भी होगी और उससे फिर सामान्य तरीके से इसका निर्माण हो सकता है। एक तरीका ये है। दूसरा, इस एंजाइम को, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को हम इंजेक्शन के द्वारा समय समय पर देते रहें। एक तरीका यह भी है। लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं वो बहुत टिकाऊ नहीं हैं, बहुत खर्चीले हैं और बहुत ही कह लीजिए कि टिकाऊ नहीं है। जो तीसरा तरीका है वो है जीन थेरेपी। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि इस लिम्फोसाइट को
जो कि ये रोगग्रस्त है, जो ये बना नहीं पा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक जगह ले लिया, इस लिम्फोसाइट को यहाँ पर ले आए। ठीक है। अब एक रिट्रोवायरस के द्वारा स्वस्थ जीन को, किसके द्वारा, रिट्रोवायरस, एक स्वस्थ जीन को जो कि एडीए का निर्माण करने में सक्षम है, उस जीन को इस लिम्फोसाइट में डाल देंगे, यहां पर डाल देंगे। ठीक। अब यह लिम्फोसाइट इस एडीए का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा और इसका रेप्लिकेट करा देंगे। बहुत सारे ऐसे जो हैं ये लिम्फोसाइट्स बनते जाएंगे, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स। अब ये जो स्वस्थ लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एडीए का निर्माण कर सकते हैं, इनको हम एक इंजेक्शन के द्वारा उस प्रभावित व्यक्ति में दे देंगे। ठीक है, इनको हमने दे दिया। अब ये तो जो लिम्फोसाइट है, ऐसा तो है नहीं कि ये इमॉर्टल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी। WBC है, सेल्स है, कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो दूसरे इंजेक्शन के और ये इसके और भी कॉपियां हैं, और भी जो चीजें हैं स्टोर करके रखा है, इसका इंजेक्शन बना के दे दिया, फिर और जो है उसका इंजेक्शन बना के दे दिया। इसलिए समय समय पर इंजेक्शन के रूप में हम इस लिम्फोसाइट्स को, इस रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए इस एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाले लिम्फोसाइट को हम समय समय पर इंजेक्शन के द्वारा इस व्यक्ति को जो कि इस रोग से ग्रस्त है, SCID रोग से ग्रस्त है, इसको हम देते रहें। लेकिन यह इलाज भी थोड़ा सा कठिन है। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि जन्म के पहले ही, भ्रूणावस्था में ही लिम्फोसाइट को निकाल करके, उसकी पहचान करके कि एडीए का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो स्वस्थ जीन को इस लिम्फोसाइट में डाल के और उसके बाद इस लिम्फोसाइट को पुनः उस शरीर में पहुंचा दिया जाए, और जिससे यह एडीए का निर्माण करता रहे। तो इस थेरेपी को, जिसमें जीन्स को हटाकर, खराब जीन्स को हटाकर अच्छे जीन्स को डाला जाता है, इसको जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा कहा जाता है। वेरी सिंपल। आज का आखिरी टॉपिक, जिसको हम आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं, 12.2.3 सब टॉपिक है आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जैसे परंपरागत तरीके क्या है, जैसे कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि उसका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, जैसी ज़रूरत होती है और भी टेस्ट्स होते हैं। लेकिन सामान्यतः जो देखने में आता है, ये टेस्ट कितने तरह के होते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करें, जिसमें 3 चीज़ों की खास चर्चा होती है। जिसमें नंबर 1 पे आता है PCR। PCR में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है उसमें भी PCR का यूज होता है। PCR में होता क्या है, देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से संक्रमित है, किसी भी जीवाणु या विषाणु द्वारा संक्रमित है, तो हमारे शरीर में उनकी संख्या शुरुआत में बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्लड टेस्ट में वह डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, उसका पता ही नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं कि ब्लड का सैंपल लिया और PCR मेथड से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, हम उसकी संख्या को कई गुना बढ़ा लेते हैं। इवन PCR मेथड में हम उस सैंपल से उसके DNA को 1 मिलियन टाइम तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, आधे घंटे में। इतना ज़्यादा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो संख्या जहां हमें बहुत न्यून मात्रा में मिल रही थी, PCR के बाद वो प्रचुर मात्रा में मिल गई और हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं उस बीमारी को। ये तरीका अपनाया जाता है उन बीमारियों का। जैसे मान लीजिए दूसरा, एड्स के टेस्ट में भी यही होता है। एड्स के टेस्ट में एलाइसा टेस्ट होता है, एड्स के HIV टेस्ट के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे उसको HIV की डाउट हो रहा है कि उसको HIV हो सकता है, उसके शरीर में
HIV आ गए हैं, इसका उसको पता करना है। तो लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। हम जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इनका लंबा होता है, 10 से 12 साल होते हैं पूरे लक्षण दिखने में, लेकिन वह व्यक्ति HIV से, एड्स से संक्रमित है। तो उसका क्या करेंगे, PCR, उसका ब्लड का सैंपल लिया और उस वायरस को PCR के द्वारा कई गुना तक बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट आसानी से हो जाता है। तो ये यूज है इसका PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके द्वारा एड्स की जांच की जाती है। HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है इसका पता चलता है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे काम करता है। कहने का मतलब, अब इसको पहले समझिए, हमारे शरीर में कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो पहुंचा उसको हम एंटीजन कह सकते हैं, जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है या हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। हम उसको एक शब्द देते हैं एंटीजन। वो पैथोजन हो सकता है और कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है जो हमारे बॉडी में पहुंचा है। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से उस एंटीजन या उस फॉरेन मटेरियल या उस पैथोजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीजन भी हमारे शरीर में मौजूद है और एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में मौजूद है। तो एंटीबॉडी बन जाने के कारण अब जैसे ब्लड गया तो ब्लड में एंटीबॉडीज तो मौजूद ही रहेंगे। अब इस प्रक्रिया के द्वारा, एलिसा टेस्ट के द्वारा, इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इंटरैक्शन के द्वारा हम पहचान करते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। उससे आसानी से पहचान में बात आ जाती है कि हाँ, व्यक्ति इस रोग से रोगग्रस्त है अथवा नहीं। तो इस तरह इससे टेस्ट होता है HIV एड्स का। अंत में बात करते हैं प्रोब। प्रोब कहते हैं एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है DNA की जो कि रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि हम जब किसी भी ऐसी श्रृंखला को सामान्यतः देखते हैं तो दिखाई नहीं देता। जो प्रोब होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं और ये जो फिल्म्स होती हैं, जब इनको फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं तो इस पर ये चमकते हैं इसी गुण के कारण। तो इस प्रोब से हम जो डिजायर्ड जीन्स होते हैं, जो डिजायर्ड DNA के खंड होते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। वे अगर रोगकारक हैं या हमारी आवश्यकता के हैं तो भी हम उसको पहचान लेते हैं। किसके कारण? इस रेडियो एक्टिव प्रोब के कारण, जो कि DNA या RNA का टुकड़ा होता है, इससे हम उसकी पहचान कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हमारी चीज़ें आसान हुई। यह बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी देन है। अंत में सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, इसके बाद अभी एक पार्ट और बनेगा जिसमें हमारी ये बात पूरी होगी। आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई करें, कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।